हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग बायट सावर्ट लॉ के बारे में जानकारी करेंगे। बायट सावर्ट लॉ वैज्ञानिक करंट कैरिंग वायर के कारण एक पॉइंट पर करंट कैरिंग वायर के नज़दीक मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाला जाता है उसके बारे में ये दोनों वैज्ञानिक बायट और सावर्ट दिए। इसी को बायट सावर्ट लॉ कहा जाता है। अर्थात बायट सावर्ट लॉ में करंट कैरिंग वायर्स के कारण उसके नज़दीक उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। यानी एक देखा जाए तो करंट कैरिंग वायर्स अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो ये दोनों साइंटिस्ट, बायट एक अलग साइंटिस्ट है और सावर्ट एक अलग साइंटिस्ट है। दोनों मिलकर बायट सावर्ट एक नियम दिए। ठीक है, उस नियम से करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया जाता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। इसके लिए यहाँ पर हम लोग इस बायट सावर्ट लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पर करंट कैरिंग वायर लेंगे। वायर देखिए किस टाइप का वायर लेंगे, इस तरह का करंट कैरिंग वायर लेंगे। ये जो करंट कैरिंग वायर है, ये आप इसको देखें कि ये जो वायर है ये खासकर इसका शेप निश्चित नहीं है। यहाँ जो वायर लिया गया है इसका शेप इस तरह से लेने का मतलब है कि ये निश्चित नहीं है कि किस शेप का होगा। सपोज करते हैं कि इस शेप का है, यानी ये ना स्ट्रेट लाइन है और ना कोई रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, किसी भी आकार का। इस तरह से करंट कैरिंग वायर ले लेते हैं। इसमें सपोज करते हैं कि इस तरह से इसमें करंट फ्लो कर रहा है। सपोज करते हैं कि इसमें करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। इसमें एक एलिमेंट लिया जाएगा, एक एलिमेंट, यानी जो एलिमेंट लेंगे वो यहाँ से यहाँ तक ये एलिमेंट हो जाएगा। इस एलिमेंट को यदि आप ले रहे हैं तो इस एलिमेंट को डीएल माना जाएगा। ये डीएल वेक्टर हो जाएगा। एक तरह से ये देखें तो लेंथ वेक्टर इसको माने। और फिर इससे करंट कैरिंग वायर के कारण बायट सावर्ट लॉ के अनुसार मैग्नेटिक फील्ड हम लोग को एक इसके नज़दीक एक पॉइंट पी है, यहाँ पर फाइंड करना है। और इस मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर फाइंड करना है। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है उसको आर मानते हैं। अब यहाँ पर ये देखा जाए तो इस तरह से करंट कैरिंग वायर के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए यहाँ पर एलिमेंट लेंथ वेक्टर लिया गया। अगर आई से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो करंट एलिमेंट कहलाता है। फिर ये करंट एलिमेंट यानी आई डी एल दोनों मिलकर अगर इसको ये देखें तो यहाँ पे इस आई को 100 तक किया गया है। इस यहाँ से सपोज करते हैं कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ 100 कर दिया गया। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, इसको 100 कर दिया गया। फिर इसके बाद यहाँ पर आई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है करंट एलिमेंट हो जाता है। और जब करंट एलिमेंट यहाँ पर हो गया तो इस स्थिति में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पॉइंट पर। ये करंट एलिमेंट इस आर के साथ जो एंगल बनाएगा उस एंगल को थीटा माना जाता है। अब इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए बायट सावर्ट के अनुसार ये बताया गया कि द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी एट डिस्टेंस आर due to this element which is taken at the current carrying wires each। इस मैग्नेटिक फील्ड को
हम लोग यहाँ पर देखें तो इस मैग्नेटिक फील्ड को डीबी यानी डीबी मैग्नेटिक फील्ड मानेंगे इसको। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है पी पॉइंट पे, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द करंट एलिमेंट आई डी एल। Also, this magnetic field at point P is proportional to, इस थीटा का जो देखा जाए तो साइन लिया जाएगा, मीन्स साइन थीटा। Also, this magnetic field is proportional to, यहाँ से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से बायट और सावर्थ दोनों वैज्ञानिक इस करंट कैरिंग एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अर्थात यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आइडियल के प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, तो मैग्नेटिक फील्ड 1/r² के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर अब तीनों एक्सप्रेशन को अगर हम मिलाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू ये हो जाता है आई डी एल साइन थीटा बाई क्या हो जाता है r²। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई r²। आफ्टर दैट अगर हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रोपोर्शनल के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c² फाइंड होता है। यहाँ c² जो दिख रहा है क्या पढ़ेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c², ये कांस्टेंट हो गया। इसके साथ आई डी एल साइन थीटा बाई क्या हो जाता है r²। तो डी बी इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट c² आई डी एल साइन थीटा बाई r²। यहाँ जब आप इसको देखिए दिस इज द कांस्टेंट, ये कांस्टेंट का काम करता है। अब यहाँ पर लिखेंगे कि वेयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट और इस तरह से ये कांस्टेंट का काम करता है। एंड यहाँ जो c आप देख रहे हैं c² एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, और इस तरह से c स्पीड ऑफ लाइट है जिसका वैल्यू आप जानते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इसका वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और इस तरह से यहाँ देखें तो यहाँ जो क्वांटिटी है हियर इसमें अगर हम बात करें 1/एप्सिलॉन नॉट c², 1/एप्सिलॉन नॉट c² क्वांटिटी, 1/एप्सिलॉन नॉट c² क्वांटिटी is called permeability of vacuum। क्या कहेंगे इसको? permeability of vacuum। and its value is, it means permeability of vacuum का वैल्यू क्या होना चाहिए? परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम का मतलब निर्वात का चुंबकशीलता, इसका हिंदी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? निर्वात का चुंबकशीलता। तो इस तरह से इट्स वैल्यू इज, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? μ0 इज इक्वल टू, यानी μ0 को 1/एप्सिलॉन नॉट c² को μ0 से डिनोट किया गया और इसी को परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम कहते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर देखें तो इसका जो वैल्यू होता है ये होता है 4 पाई × 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर होता है। इसका यूनिट यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड का ये टेस्ला होगा और फिर यहाँ पर एम्पियर, करंट का एम्पियर, इसका मीटर बाई मीटर², यही तो यूनिटलेस होता है। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आपका μ0 यानी परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम का
ये वैल्यू प्राप्त होता है। अब यहाँ पर इस एक्सप्रेशन को देखिए क्या लिख सकते हैं, यानी 1/ε0c² के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, यहाँ लिखेंगे 10 एक्सप्रेशन dV इज इक्वल टू 1 यानी म्यू नॉट बाई 4 पाई हो जाता है, क्योंकि 1/4πε0c², 1/ε0c² के बदले क्या रखा गया, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाई r²। This is the magnetic field due to current element at point P at distance r. After that, इस मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी आप राइट कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं now in vector notation means we can write वेक्टर फॉर्म में इसको राइट कर सकते हैं dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 आइडियल क्रॉस वेक्टर r डिवाइड r³। जरा इसको आप समझेंगे, यहाँ पर आइडियल साइन थीटा बाई r², आइडियल करंट एलिमेंट है, तो आइडियल करंट एलिमेंट है वेक्टर होगा, इसके साथ किसको क्रॉस लें कि ये साइन थीटा आएगा और इसमें r भी रहेगा। तो इसी r से बात करें, ये जो r है आप जान रहे हैं, यहाँ पर इस करंट कैरिंग वायर से डीएल एलिमेंट जो है, करंट एलिमेंट की दूरी P पॉइंट से करंट एलिमेंट की दूरी r है। इसी r के टर्म में हम लोग क्या करेंगे, इसको वेक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे, डिफाइन करेंगे। इसका मतलब है कि आइडियल करंट एलिमेंट है, r इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर से पोजीशन बता रहा है, तो इस पोजीशन को हम क्या लिख रहे हैं, वेक्टर r। अब अगर आप निकालते हैं तो आइडियल r साइन थीटा बाई r³ तो r कट जाएगा, तो ये रिलेशन आ जाएगा। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म इज ऑब्टेन्ड एज dv वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस वेक्टर r बाई r³ प्राप्त होता है। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying wires at a point P at distance r, and it is obtained by Biot-Savart law. After that, यहाँ पर हम देखें तो इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड का आप डायरेक्शन फाइंड करना है तो आपको राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। आप ये बात जानते हैं, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B का वैल्यू अगर निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा इंटू एन कैप, साइन थीटा इंटू एन कैप। अब इस तरह से आप A क्रॉस B का डायरेक्शन जो होगा वो एन कैप के डायरेक्शन में होगा। कैसे, तो इसके लिए वेक्टर A पर हम लोग क्या करते हैं, ए पर राइट हैंड पाम को रखते हैं, वेक्टर बी की ओर घुमाते हैं, तो राइट हैंड थंब जिधर एडवांस करता है उसी डायरेक्शन में वेक्टर ए क्रॉस का बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन होता है। अब इसमें हम ये देखें तो इसके अनुसार यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, आइडियल पर राइट हैंड पाम को रखेंगे, आइडियल पर किसको रखेंगे, राइट हैंड पाम को, और उसके बाद में इसको आर की ओर कर्ल कराएंगे। तो राइट हैंड थंब यानी अंगूठा जिधर एडवांस करेगा उसी डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो चलिए आइए इस फिगर में हम आपको समझाते हैं कि इस फिगर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे आप निकालिएगा, इसका डायरेक्शन कैसे आप निकालिएगा। आइडियल करंट के डायरेक्शन में, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, आइडियल, इस पर आप आइडियल को राइट हैंड को आप ऐसे रख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, या ऐसे रख सकते हैं, या ऐसे रख सकते हैं, या ऐसे रख सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा कि करंट
वायर में किधर फ्लो कर रहा है, तो इस वायर में करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, तो आइडियल ऊपर है, आर इधर है, इसलिए राइट हैंड पाम को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रखेंगे, अंगूठा को 90 डिग्री पर रखेंगे, इस तरह से 90, अंगूठा और इसके बीच का एंगल 90 होना चाहिए। तो आइडियल पर रखकर इसको आर की ओर अगर कर्ल कराते हैं, अर्थात आइडियल क्रॉस वेक्टर आर करते हैं, तो ये अंगूठा इस बोर्ड के अंदर, ये जो अंगूठा है इस बोर्ड के अंदर क्या करता है, एडवांस करता है। ये जो अंगूठा आइडियल क्रॉस आर जो कर रहा है, ये किधर एडवांस कर रहा है, अंदर की ओर। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट एट द पॉइंट P इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ये क्रॉस सिंबल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। कैसे, तो ये जो स्केच है इसका ये हेड है, इधर टेल है, तो उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, उसका अपना हेड और टेल होता है। तो ये हेड है, अगर आप इस पर रखिएगा नोक, तो इस तरह से इसका अगर नोक अंदर जा रहा है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन, इसको बोल सकते हैं। अगर आप कहीं डॉट से डिनोट करते हैं, अगर आप डॉट से डिनोट करते हैं, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस प्लेन से बाहर है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड थंब रूल से यहाँ पर फाइंड करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से प्राप्त हो जाता है P पॉइंट पर। अब हम लोग देखें तो इस P पॉइंट को यहाँ नहीं लेकर, अगर इस P पॉइंट को हम यहाँ ले लेते हैं, सपोज इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये पोजीशन खींचेंगे। तो इस पॉइंट पर आप मान लेते हैं P लिए हैं, उस पॉइंट यहाँ इसका Q ले लेते हैं। अगर आप यहाँ Q ले लेते हैं तो आइडियल इधर है, R इधर है, तो आइडियल क्रॉस R करेंगे आप, तो ये देखिए अप आ रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर वही मैग्नेटिक फील्ड किधर प्राप्त हो रहा है, अप द प्लेन। इसमें स्केच रख कर आप देख सकते हैं, ये इसका हेड हो गया, ये टेल हो गया। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के चारों ओर, इसके सराउंडिंग में आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर यहाँ ले लीजिए, अब इस पॉइंट पर ले लीजिए, तो आइडियल किधर है, ऊपर है, इस पॉइंट को ले लीजिए, आइडियल क्रॉस वेक्टर आर, इसका मतलब है कि इधर है। हर जगह, हर इस जैसे इस तरह से, तो चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं बार्ट सावर्ट लॉ के अनुसार। अब हम आगे यहाँ पर देखते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन यहाँ पर प्राप्त हुआ है, dB वेक्टर इज इक्वल टू क्या प्राप्त है, dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल वेक्टर क्रॉस वेक्टर आर बाई आर क्यूब। अगर हम लोग यहाँ पर आगे अगर इसको बढ़ते हैं, इसका मैग्नीट्यूड अगर आप लीजिए, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाता है dB वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर आइडियल आर साइन थीटा बाई आर क्यूब हो जाता है। आर से आर काट देते हैं, कितना हो जाता है आर स्क्वायर। यानी इस तरह से dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल, यहाँ पर क्या हो जाता है आई डी एल बाई आर स्क्वायर। यदि आपको मैग्नीट्यूड लेना होता है तो इस तरह से आप लेते हैं, तो ये जो मैग्नीट्यूड लिया गया यहाँ पर, ये फाइनल इतना रिजल्ट प्राप्त हो जाता है। वेक्टर को अगर आप क्या करते हैं कि उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है। अब आप यहाँ पर एक बात करें कि इफ थीटा का वैल्यू, इफ थीटा इजकल टू अगर 0 डिग्री रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 0 प्राप्त होता है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन 0, तो साइन 0 0 बाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0। अगर इसकी बात अगर हम करें, ये थीटा का मान 0 हो गया, इसका मतलब है कि अगर हम फिगर से बात को समझें, थीटा का मान 0 होने पर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। इससे क्या मतलब, ये P पॉइंट जो है, इस P पॉइंट को अगर हम
यहाँ थीटा का मान 0 है, अर्थात इस वायर पर यहाँ रख दें, तो जैसे ही पी पॉइंट को वायर पर रखिएगा तो आइडियल और आर दोनों पैरेलल हो जाएगा। अर्थात आप सोचिए यहाँ पी पॉइंट पर यहाँ पर रखिएगा, आइडियल इसी दिशा में, आर भी इसी दिशा में, तो फिर करंट कैरिंग वायर पर पॉइंट पी चला गया तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है, दिमाग में बात हम लोग रखेंगे कि करंट कैरिंग वायर पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। चलिए फिर यहीं पे एक और बात समझाए थे, अगर थीटा का वैल्यू 180 होता है, इसका मतलब है कि पी पॉइंट फिर इस वायर पर ही कहीं आएगा, इस वायर पर आता है, तो फिर इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से दिमाग में बात ये रखेंगे कि करंट कैरिंग वायर पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए बायट-सावर्त लॉ के अनुसार तो क्या होगा, 0 होगा। यानी तो इस स्थिति में यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर हम 0 रखकर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड 0 मिला। फिर इसके बाद इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री रखें, ठीक है, तो इस स्थिति में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 फाइंड होता है, क्योंकि साइन 180 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। फिर इसके बाद थीटा का वैल्यू और एक 90 रखते हैं, तो 90 पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू डी बी इज इक्वल टू 0 नहीं होता है, यानी म्यू नॉट पाई 4 पाई आई डी एल साइन 91 बाई आर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये रिजल्ट हो जाता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होता है। तो हम ये देखें कि बायट-सावर्त लॉ में अब हम लोग को 2 बात याद रखना है। पहला कि वायर किस टाइप का है, करंट कैरिंग वायर किस टाइप का है। करंट कैरिंग वायर अगर ठीक है टेढ़ा मेरा है, लेके चलते हैं, बायट-सावर्त लॉ तो वही कह रहा है कि कैसा हूँ करंट आप ले सकते हैं, कैसा हूँ वायर ले सकते हैं। अगर स्ट्रेट वायर है, अगर स्ट्रेट वायर है, फिर स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। फिर सर्कुलर वायर है, उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड निकाला जा सकता है। अब कहाँ निकालना है वो पॉइंट आपके लिए अपना करना। लेकिन यहाँ देखें तो किसी भी वायर पर अगर किसी भी करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको निकालना है तो उसमें सबसे पहले ये देख लीजिए कि करंट किधर फ्लो कर रहा है। करंट जिधर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप एलिमेंट को ले लीजिए, लेंथ वेक्टर को ले लीजिए और इस लेंथ वेक्टर को आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये करंट एलिमेंट हो जाता है। और इस करंट एलिमेंट का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो जाता है। फिर करंट एलिमेंट का डायरेक्शन जब करंट के डायरेक्शन में होगा तो फिर वहाँ से पॉइंट सेलेक्ट कीजिए कि किस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उस पॉइंट का दूरी आइडियल से आप दिखाइए, मिलाइए। तो उस पॉइंट से दूरी आर, पॉइंट का दूरी अगर आइडियल से मिलाते हैं तो वो क्या होता है, आर। तो अब इस तरह से आइडियल पर राइट हैंड पाम को रखिए और आर की ओर उसको घुमाइए, कर्ल करें। तो अंगूठा जिधर एडवांस करेगा उसी दिशा में इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन फाइंड होगा वो अप द प्लेन या इनटू द प्लेन, जिस दिशा में हो वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी बायट-सावर्त लॉ में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना ये माने रखता है। किधर इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो ये आपको निश्चित ही नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो इसके बाद इसका अगर हम एप्लीकेशन लेते हैं, इस बायट-सावर्त लॉ का यूज लेते हैं तो आपको यूज किसी भी तरह से समझ में आने वाला नहीं। इसलिए आप हर हाल में डायरेक्शन निकालने का कोशिश कीजिए, राइट हैंड थंब रूल का यूज कीजिए कि इसका डायरेक्शन निकाला जाए कैसे। एक बार और हम बता देते हैं इस बात को। यहाँ पर अब यहाँ हम इसको एक इस तरह का करंट कैरिंग वायर है, सपोज यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एलिमेंट हो गया, इसमें ठीक है करंट फ्लो कर रहा है, इधर से भी करंट है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का एलिमेंट को हम डीएल ले लिए, इसके साथ हम क्या कर दिए, आई को मल्टीप्लाई कर दिए, तो आई डीएल वेक्टर करंट एलिमेंट हो गया। यहाँ से आर दूरी पर
क्या करेंगे, आर दूरी पर एक पॉइंट ले लेंगे P और इसके साथ एंगल क्या बनाएंगे, थीटा। तो फिर इसको वेक्टर आप R मान सकते हो। फिर आप क्या करोगे, आइडियल पर राइट हैंड पाम को रखो और R की ओर इसको कर्ल कराइए, घुमाइए, तो अंगूठा आपका अंदर की ओर एडवांस करता है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। इस स्थिति में अगर इसी पॉइंट को आप इधर ले लेते हो, सपोज यहाँ ले लीजिए, और यहाँ से डिस्टेंस इसका क्या है, R है, तो आइडियल R इधर है, आइडियल क्रॉस R, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर हो जाता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करते हैं। यहाँ पर dB मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, यानी स्मॉल एलिमेंट के कारण, ये स्मॉल एलिमेंट है करंट कैरिंग वायर पर, स्मॉल एलिमेंट के कारण स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए इसको हम लोग dB से डिनोट कर रहे हैं। तो आज के सिलेबस में, आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में इतना ही। फिर अगले टॉपिक में आपको इसके आगे का एप्लीकेशन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।